हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा अकेडमी। गाइस, अभी तक हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 2020 के पेपर के सोशल साइंस के। और इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम 26 से लेके और लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सामने 26 क्वेश्चन है। प्राथमिक यानी कि कृषि क्षेत्र से प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किया जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर्स टू बी टेकन टू एंड अप द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें खेती, पशुपालन ये सब होता है, उसी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी का। ठीक है, तो उसके अंदर से प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर कर सकते हैं। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको बोलते हैं कि जैसे अगर किसी जगह पे किसी खेत में काम है 2 बंदों का और वहाँ पे 4 बंदे काम कर रहे हैं, यानी उनकी वहाँ पे नीड ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दिखने में तो लगेगा कि वो रोज़गार है, पर वो एक तरीके से बेरोज़गार हैं, क्योंकि उनके पास कहीं और काम नहीं है। इसलिए जहाँ जिस जगह पे पहले से बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, वो वहीं पे काम करने लगते हैं। इस तरह की बेरोज़गारी को, यानी दिखने में वो लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्राथमिक कृषि क्षेत्र से प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किए जा सकने वाले उपाय निम्नलिखित हैं। क्या क्या कर सकते हैं? कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बांध बनाने एवं नहर के निर्माण करने में रोजगार के अनेक अवसर पैदा हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी। जब हम बांध बनाएंगे, नहरों का निर्माण करेंगे, तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। सिंचाई सुविधाओं से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे उपज को भंडार गृह में रखने व विपणन करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए परिवहन के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ग्रामीण सड़क का निर्माण कराया जाएगा और भंडार गृहों का निर्माण किया जाएगा। इससे किसानों के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार प्राप्त होगा। देखो, जब हमने नहरें बनाई, सिंचाई सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे सिंचाई सुविधाएं बढ़ेंगी तो उत्पादन बढ़ेगा। फिर उत्पादन जब ज़्यादा होगा तो हमको उसके लिए स्टोर हाउस भी चाहिए, भंडार गृह चाहिए, है ना। उसको कहीं पर दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। तो इन सब कामों में सड़कों का भी निर्माण करना पड़ेगा। जब इतना सारा ट्रांसपोर्ट करना होता है तो रोड भी चाहिए। तो इन सब में बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में से उन उद्योगों एवं सेवाओं की पहचान की जानी चाहिए। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों एवं सेवाओं की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जहां अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। इस तरह की चीज़ें हमें अर्ध ग्रामीण यानी कि जो कस्बे वगैरह होते हैं, वहाँ पे इस तरह के उद्योग और सेवाएं शुरू करनी चाहिए। जैसे कि दाल मिलों की स्थापना, दाल की मिल लगा दो, शीत भंडार गृह यानी कि कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना, इन सब की सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगानी चाहिए वहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। पर्यटन, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर छिपे पड़े हैं। पर्यटन में, शिल्प उद्योग में और सूचना प्रौद्योगिकी से हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, जो अभी कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि उनके पास कोई और रोजगार नहीं है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम करा के उनसे उनको रोजगार दिया जा सकता है। अब इंग्लिश में देखते हैं इसे। फॉलोइंग आर द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू एलिमिनेट डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। Irrigation facilities should be made available in the agriculture sector. Many employment opportunities will be created in the construction of dams and canals, and the problem of underemployment will be reduced. अगर हम कैनाल्स बनाएंगे, डैम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। Irrigation facilities will increase agricultural production. This will result in the need to store and market the produce in a warehouse. इससे क्या होगा? जब इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे हमको मार्केट की नीड होगी और वेयर हाउस की नीड होगी। इसके लिए हमको ट्रांसपोर्ट, हम उसको मार्केट भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होगी। रूरल रोड्स भी बनाए जाएंगे और स्टोर हाउस बनाए जाएंगे। इससे भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। दोज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड प्रमोटेड इन सेमी रूरल एरियाज वेयर मोर पीपल कैन बी एम्प्लॉयड। जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं, उनमें इस तरह की जो सर्विसेज हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। फॉर एग्जांपल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्स मिल्स, दाल मिल लगवा दो वहाँ पे, कोल्ड स्टोरेज का इस्टेब्लिशमेंट करा दो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगवा दो, ये सब काम कर सकते हैं। Employment opportunities are hidden, यानी कि there are a lot of employment opportunities in the field of tourism, regional craft industry and information technology. इन सब में भी हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं कि इनको सही तरीके से बढ़ावा दिया जाए।
ठीक है, तो आपको भी कर सकते हो। वैसे तो अभी देखो आप 10th क्लास के बच्चों, बहुत ज़्यादा तो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी कि जो एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं और वहाँ पे उनकी नीड नहीं है, तो वो और किस किस तरह के काम कर सकते हैं ताकि वहाँ से बर्डन कम हो और उनको सही से रोज़गार मिल पाए। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 27th। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, डिस्क्राइब इट्स मेन प्रॉब्लम्स। एक्सचेंज ऑफ थिंग्स का मतलब है कि हम मनी का यूज़ ना करके हमने एक चीज़ दी किसी से और उसके बदले दूसरी चीज़ खरीद ली, वहाँ पे पैसे का यूज़ नहीं होता। सपोज करो अगर हमारे पास एक तरीके से गेहूं है और हमें शूज़ चाहिए, तो हमें कोई ऐसा बंदा देखना पड़ेगा कि जो शूज़ बेचना चाहता हो और गेहूं खरीदना चाहता हो, तो हम उसको गेहूं दे देंगे और उससे उसके बदले में शूज़ ले लेंगे। तो इस तरह से जो सामान के बदले सामान लिया दिया जाता है उसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय या एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो क्या है वस्तु विनिमय? एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को, यानी डायरेक्ट एक्सचेंज करने को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। अब इसके अंदर कठिनाई क्या क्या आएंगी? देखो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि अगर सपोज मेरे पास गेहूं है, व्हीट है और मुझे शूज़ चाहिए, मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया जो शूज़ बेच रहा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है वो गेहूं खरीदे ही, हो सकता है उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, है ना। तो मुझे ऐसा बंदा देखना पड़ेगा कि जो शूज़ तो बेचना चाहता हो, साथ ही साथ वो गेहूं भी खरीदना चाहता हो, तभी मुझे वो चीज़ मिल सकती है। इसी को बोलते हैं दोहरा संयोग। तो वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग का अभाव होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसे इच्छित वस्तु दे दे। उदाहरण के लिए माना रोहित के पास एक किताब है, वह उसके बदले में 2 पेन लेना चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो किताब लेना चाहता हो और उसके बदले में 2 पेन देना चाहता हो। तो ये एक मुश्किल काम है। अब ज़रूरी तो नहीं है जो चीज़ हमारे पास है दूसरे सामने वालों को उसकी ज़रूरत हो ही, और फिर जो उसके पास है हमें वही चाहिए, तो दोनों का आपस में ये मैच करना चाहिए। वस्तु विभाजन में कठिनाई, फिर दूसरी बात होती है वस्तु विभाजन में कठिनाई। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, विभाजन से उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे विवेक गाय के बदले में कपड़ा, अनाज तथा जूते प्राप्त करना चाहता है। उसके पास एक गाय है, उसको कपड़े चाहिए, अनाज चाहिए और जूते चाहिए। तो क्या तो वो ऐसा बंदा ढूंढे कि एक गाय खरीद ले, वो उससे गाय ले ले और उसके बदले में उसको वो जूते भी दे दे, कपड़े भी और अनाज भी। अगर ना मिला उसको ऐसे बंदा, तो वो ऐसे तो नहीं कर सकता ना कि एक से जूते खरीद लिए, एक से अनाज, एक से कपड़ा खरीद ले, क्योंकि वो गाय को 3 लोगों को बांट के नहीं दे सकता, गाय विभाजित नहीं हो सकती, है ना। तो एक ये कठिनाई है। एक और क्या कठिनाई है? स्थान परिवर्तन में कठिनाई। प्राचीन काल में परिवहन के साधनों के अभाव के कारण वस्तुओं के स्थानांतरण में बहुत अधिक कठिनाई होती थी। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो आप अपनी सारी वहाँ पे जाके आपको सामान खरीदना है, तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी कैसे साथ लेके चलोगे? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी। और भी इस तरह की बहुत सारी दिक्कत हो सकती है कि किसी एक चीज़ की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी कि भाई हर एक चीज़ की वैल्यू फिक्स हो, उसके बदले में आपको वो चीज़ मिल जाए। जैसे आपके पास गेहूं है, गेहूं की क्या कीमत है? ज़रूरी नहीं है जो कीमत गेहूं की है शूज़ की भी वही हो। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों की कीमत को एक साथ मैच करने में भी कठिनाई आती है। तो इसके बहुत सारी दिक्कत हैं। इंग्लिश में देखो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स क्या है? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर पार्टीज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बिना मनी के यूज़ के गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है। तो बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज़ क्या है? एक तो यही है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, कि अगर हम जो चीज़ बेचना चाह रहे हैं और दूसरे से खरीदना चाह रहे हैं, तो हमें ऐसा बंदा मिले कि जो हमारी चीज़ खरीद के और अपनी चीज़ हमको बेच दे। जैसे वही भी मैंने आपको गेहूँ और जूतों का एग्जाम्पल बताया। इन बार्टर सिस्टम मैन सर्च इज फॉर सच अ पर्सन हु टेक्स हिज एक्स्ट्रा आइटम एंड गिव्स हिम द डिजायर्ड थिंग, कि वो उसका एक्स्ट्रा आइटम लेके उसको डिजायर्ड थिंग्स दे दे। ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा कि दोनों की जो नीड्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हो। For example, let's say Rohit has a book. If he wants to buy 2 pens in return, he has to find a person who wants to take the book and give 2 pens. This is a difficult task. ये काफ़ी मुश्किल सी चीज़ है। डिफिकल्ट इन सेगमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट का सेगमेंटेशन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अभी काऊ की बात है, आपको काऊ के बदले में कोई चीज़ खरीदनी है तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्या तो आपको अगर काऊ के बदले में 3 से 4 चीज़ें खरीदनी है तो वो सारी एक ही आदमी से मिलनी चाहिए आपको, क्योंकि आप काऊ को अलग अलग तो डिवाइड करके सबको नहीं दे सकते, है ना। डिफिकल्टी इन रीलोकेशन, रीलोकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। इन एंशियंट टाइम्स ड्यू टू द लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। इफ अ पर्सन वांटेड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू टेक हिज प्रॉपर्टी विद हिम। उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट तो नहीं था बिल्कुल भी, लोग उनसे चलते थे, हॉर्सेस से, डोंकीज से चलते थे, है ना। या तो उनको दिक्कत होती थी कि वो अपने साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके कैसे जाएं और फिर वो सामान कैसे खरीदें। इसके बाद इसमें ऑप्शन में दे रखा है साख से आप क्या समझते हैं? आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक साख का हिस्सा अधिक क्यों है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? व्हाट डू यू थिंक दैट द शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज हायर फॉर द रिचर हाउस होल्ड्स कंपेयर टू द पुअरर
हाउस होल्ड्स। देखो क्रेडिट जो साख होता है वो लोन को बोलते हैं, लोन लेना। लोन तो आप सबको पता होगा, बैंक से लोन लेते हैं, किसी से भी लोन लिया जाए, है ना, लोन को बोलते हैं साख या क्रेडिट। तो अभी क्या है कि जो रिच लोग होते हैं वो तो बैंक से लोन लेते हैं, एक कोई भी जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, उनसे लोन लेते हैं। जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो साहूकार वगैरह से, मनी लेंडर से, इनसे लोन लेते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों है। जो फॉर्मल सेक्टर, जो बैंक वगैरह होते हैं, फॉर्मल सेक्टर में आते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं ये मनी लेंडर, साहूकार वगैरह। तो पहले हिंदी में देखो, साख यानी कि ऋण से तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन या वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। देखो हम जो लोन लेते हैं, लोन इसी भी तो लेते हैं कि हम लेंगे किसी से, सपोज हमने किसी साहूकार से लोन लिया है, वो हमको लोन देगा लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि हम इतने एक पर्टिकुलर टाइम बाद उसके पैसे वापस करेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम ठीक है मैंने ले लिया और जब मन किया मैं वापस कर दूंगी। एक फिक्स टाइम होता है, इतने टाइम के बाद आपको वापस करने पड़ेंगे, तो इसी को लोन बोलते हैं, साख या ऋण कुछ भी कह लो इसको। अब ऐसा क्यों है कि गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक साख का हिस्सा अधिक होता है। औपचारिक साख का मतलब है कि बैंक वगैरह जो भी इस तरह की रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं वहाँ से लोन लेना, उसको औपचारिक बोलते हैं। क्योंकि गरीब परिवार के लिए औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करना कठिन होता है। गरीब परिवार औपचारिक स्रोत से, बैंक वगैरह से लोन आसानी से गरीब लोगों को नहीं मिल पाता। इसके रीज़न क्या है? क्योंकि भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं भी मौजूद है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। एक तो हर जगह बैंक नहीं है, और जहाँ पे है भी तो क्या है, आपको बैंक में जाने के लिए पूरी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होती है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। जबकि आपको ज़रूरत है आप साहूकार के पास जाओ तो वो आपको लोन दे देगा वहाँ पे, है ना। तो वहाँ से आसान है लेना। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंक से ऋण नहीं ले पाते। आपको वहाँ पे अपने मकान के पेपर्स, अपनी ज़मीन के पेपर्स बैंक में जमा करने पड़ते हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ नहीं है तो फिर आप नहीं ले पाते। जबकि अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं। जो लोग साहूकार से लोन लेते हैं वो उनके आसपास के एरिया के ही होते हैं। दूसरी ओर ये जो अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार वगैरह ये होते हैं, ये बिना ऋणधार के, यानी इनको कोई नहीं चाहिए, ज़मीन के पेपर, घर के पेपर नहीं चाहिए, बिना कहीं के भी कर्ज दे देते हैं। और अगर हमने पुराना कर्ज नहीं चुकाया उससे पहले ही हम दूसरा कर्ज भी ले सकते हैं, जबकि बैंक में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो गरीब लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से ही लोन लेते हैं, अनौपचारिक स्रोत से लेते हैं, और अमीर लोग औपचारिक स्रोत से ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखो, क्रेडिट यानी कि लोन, क्रेडिट किसको बोलते हैं? लोन को बोलते हैं। रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। जिसमें एक एग्रीमेंट होता है, एक तो लेंडर और बोरोवर के बीच में। लेंडर यानी जो पैसे उधार दे रहा है, और बोरोवर जो लोन ले रहा है कि मैं तुम्हें ये पैसे, ये कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बदले में तुम मुझे इतने टाइम बाद ये मेरा पेमेंट कर दोगे। Share of formal sector credit is higher for the richer households compared to the poorer households because getting loan from a formal sector is difficult for a poor family. एक गरीब फैमिली के लिए फॉर्मल सेक्टर से, बैंक वगैरह से लोन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको ना तो इन सब चीज़ों की समझ होती और इतना उनको ये प्रोसेस का नहीं पता होता। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं कि वहाँ पे बैंक नहीं होते, तो वहाँ पे तो उनको डिपेंड ही रहना पड़ेगा मनी लेंडर्स पे। Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. अगर है भी तो भी बैंक से लोन लेने के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर आपने या आपके आसपास किसी बैंक से लोन लिया हुआ तो आपको पता होगा कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल। आपको वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं और कोलेट्रल भी चाहिए होता है, तभी वो लोन देते हैं। Absence of collateral is one of the major reason which prevents the poor from getting bank loans. अगर आपके पास कोलेट्रल नहीं है, यानी आपको बैंक को देना पड़ता है कि हाँ मैं इसके बदले, मेरे मकान है, मेरी ज़मीन है, यानी कि एक तरीके से आपको कुछ गिरवी की तरह रखना पड़ता है वहाँ, तो आपको लोन मिलता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आपको नहीं मिलता। Informal lenders such as money lenders on the other hand know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. जो मनी लेंडर्स होते हैं वो पर्सनली जानते हैं लोगों को, तो वो बिना कोलेट्रल के भी उनको पैसे उधार दे देते हैं। The borrowers can if necessary approach the money lenders even without repaying. अगर उसको जिसने भी लोन लिया है उसने पहले वाला कर्ज चुकाया नहीं, उससे पहले उसको फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो वो फिर से जाके उसको ले सकता है। तो गरीब लोगों के लिए ये चीज़ें आसान होती हैं, इसलिए गरीब लोग बैंक वगैरह से लोन नहीं लेते। अमीर लोगों का ही शेयर ज़्यादा रहता है फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, इसके बाद है 28 क्वेश्चन।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है? आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी कार्यप्रणाली क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज? व्हाट आर देयर फंक्शंस इन मॉडर्न इकोनॉमी? मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जिस कंपनी की ब्रांच एक से ज़्यादा देश में होती हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो अनेक देशों में अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं ताकि वे उत्पादन पर अधिक से अधिक अपना नियंत्रण कर सकें। जिस कंपनी की एक से ज़्यादा देशों में ब्रांच होती है उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। ये भी कई बार क्वेश्चन आ रखा है, देखो 12 में, 13 में, 17 में, 20 में। अब इनका रोल क्या होता है आधुनिक अर्थव्यवस्था में? बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। सपोज करो कोई अमेरिका की कंपनी है, अगर वो इंडिया में अपनी ब्रांच खोलना चाहती है तो वो ऐसी जगह चूज़ करेगी जहां से मार्केट तक सप्लाई आसान हो और जहां पे उनको लेबर मिले, स्किल्ड और अनस्किल्ड, मतलब पढ़े लिखे लोग भी और अनपढ़ जो लेबर में चाहिए सब मिले, लेकिन कम सैलरी पे, जिनको कम पैसे देने पड़े, उस जगह लगाएंगे वो अपनी कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। कोई मल्टीनेशनल, कोई बाहरी देश की कंपनी आएगी, वो इंडिया की किसी कंपनी के साथ क्या तो पार्टनरशिप कर लेती है या उसे खरीद लेती है। उससे जो स्थानीय कंपनी, वो जो इंडिया की कंपनी होगी, उसको डबल फायदा होता है। क्या फ़ायदा होगा लोकल कंपनी को? एक तो ये होगा कि जो बाहर की कंपनी आ रही है विदेश की, वो इन्वेस्टमेंट करेगी, पैसा लगाएगी, और दूसरा वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएगी, जो भी वो काम कर रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी से, तो वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेगी, मशीन वगैरह भी खरीदेगी, और वो उसके हमको नई टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, तो लोकल कंपनी को फ़ायदा होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उसके बाद उत्पादन का प्रसार करती हैं। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां आसानी से स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं। कई बार ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जिनको एमएनसी बोलते हैं, ये लोकल कंपनी को खरीद लेती हैं और फिर उस प्रोडक्शन का एक्सपेंशन करती हैं, प्रसार करती हैं। जो ज़्यादा पैसे वाली कंपनीज होती हैं वो आसानी से कर सकती हैं ये काम। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जिनकी बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां फिर इन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। बहुत सारी कंपनी होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह की, या और भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं उनको ऑर्डर दे देगी, उनसे बनवाएगी, चाहे खेल का सामान जैसे फुटबॉल वगैरह, कपड़े, जूते, चप्पल, ये सब उनसे बनवाएगी, और फिर कम पैसे मिलते हैं उसके बदले उनको थोड़े से पैसों में वो बना देते हैं, और फिर उनसे लेके अपने ब्रांड के नाम से उनको बेचते हैं, यानी उनका सस्ते में काम हो जाता है और फिर वही कंपनी के नाम से महंगे महंगे वो बिकते हैं। ठीक है, ये काम होता है मल्टीनेशनल कंपनी का। समझ आया आपको क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनी? ये भी इंग्लिश में देखो इसको। अ मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। जो कंपनी कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को, यानी जिसकी ब्रांचेज होती हैं एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। रोल्स होता है इनका, रोल ऑफ एमएनसीज: MNCs set up office and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. MNC अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे उनको सस्ती लेबर और सारे रिसोर्सेज सस्ते सस्ते मिल जाएं। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द MNC कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि प्रोडक्शन की, यानी जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगेगी, खर्चा आएगा, वो तो कम होगा और हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा फिर, क्योंकि सामान तो कंपनी का जो ब्रांड है जिस रेट पे बिकता है उसी रेट पे बिकेगा। MNC set up production where it is close to the markets where there is skilled and unskilled labor available at low cost. वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट ऐसी जगह पे लगाते हैं जो मार्केट के क्लोज हो, जहाँ पे स्किल्ड लेबर भी मिल जाए और अनस्किल्ड लेबर भी मिल जाए और लो कॉस्ट पे मिले, कम सैलरी उनको देनी पड़े। MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. The benefits to the local companies of such joint production is twofold. कई बार वो करती हैं कि जो लोकल कंपनीज होती हैं वहाँ जाके उनके साथ वो पार्टनरशिप कर लेती हैं, जॉइंट हो जाती हैं, जिससे जो लोकल कंपनी होती है उसको दो तरीके से बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट, MNC कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्ट प्रोडक्शन। एक तो जो कंपनी है MNC है, बाहरी कंपनी है, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी नई मशीन खरीदने जैसे, इस तरह से। सेकेंड, MNCs माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी। MNC बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। MNC जो लोकल कंपनी उनको खरीद लेती हैं फिर अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती हैं। MNCs with huge wealth can quite easily do so. जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिन कंपनीज के पास, वो आसानी से ये सब कर सकती है। There is another way in which MNCs control production.
और भी तरीका है जो एमएनसी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती है। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स से प्रोडक्शन कराती हैं, उनको ऑर्डर देती हैं। जैसे कि गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। जहाँ पे वो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं उनको ऑर्डर देती हैं, जिनमें कपड़े, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम्स होते हैं वो बनवाती हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स को एमएनसी को सप्लाई किए जाते हैं, जिनको वो अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं कस्टमर्स को। ठीक है, ये था मल्टीनेशनल कंपनी का। अभी 29वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ये क्वेश्चन है मैप वाला। इसमें आपको मैप में शो करना है दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन दो राज्यों की पहचान कर उन राज्यों के नाम लिखे जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई। देश की पहली जूट मिल लगाई गई। 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। ये दो घटनाएं जहां पे हुई हैं उनको शो करना है। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल टू स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड। फर्स्ट इंडियन जूट मिल वॉज सेटअप। Second, in 1912 the first iron and steel works was set up in India। तो मैंने आपको यहाँ पे इनका आंसर भी लिखा है, एग्जाम में खाली ये पूछ भी सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में। तो भारत में पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता में स्थापित की गई। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप नियर कोलकाता इन 1855 एट रिश्ता। तो कोलकाता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। तो हमें मैप में एक तो पश्चिम बंगाल को लोकेट करना है, उसको वहाँ पे बताना है। और जो 1912 में फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप किया गया था वो किया गया था जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में है। 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया। तो हमें मैप में एक वेस्ट बंगाल और एक झारखंड, दो स्टेट को लोकेट करके लेबल करना है। तो देखो यहाँ पे ये इंडिया का मैप है हमारे सामने। इसमें ये वेस्ट बंगाल है इस पॉइंट पे और इसके लेफ्ट साइड में ही झारखंड है। इसमें यही करना था हमको, इन दो स्टेट को लोकेट करके लेबल करना था। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सेकंड पार्ट है, दिए गए भारत के इसी मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए और उन स्थानों के नाम भी लिखिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए। एक तो शो करना है रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र, उसको ये प्लस के टाइप का चिन्ह बना हुआ इससे शो करना है। सेकंड करना है टिहरी बांध परियोजना, इसको इस वाले चिन्ह से शो करना है। ऑन द सेम गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस विद द सिंबल एज मार्क्ड हियर अंडर एंड अटैच द मैप टू योर आंसर बुक। रानीगंज कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, इसको इस साइन से शो करना है और टिहरी डैम प्रोजेक्ट को इस साइन से शो करना है। तो देखो जो ये रानीगंज कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में फैला हुआ है, और जो टिहरी डैम प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड में है। यानी हमको इसमें एक तो उत्तराखंड को लोकेट करना है और वेस्ट बंगाल और झारखंड को करना है। वेस्ट बंगाल और झारखंड को अभी भी किया है, सेम ही मैप पे करने हैं ये दोनों काम। तो यहाँ पे देखो इसमें यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल है और ये झारखंड है, और उत्तराखंड यानी ये हो गया रानीगंज कोल प्रोड्यूसिंग फील्ड है जो कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है। और उत्तराखंड कहाँ पे है? इसमें देखो सबसे ऊपर यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे थर्ड ये है जो ये उत्तराखंड है जो यहाँ पे इधर नेपाल से लगा हुआ है। तो उत्तराखंड कहाँ पे हो गया? ये यहाँ पे हो गया। बस इसमें इतना ही शो करना था, नाम लिखने थे वो मैंने आपको बता दिए। टिहरी डैम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है और जो रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र है ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में है। इतना ही था इस क्वेश्चन पेपर में। 29 क्वेश्चन थे, ये सारे हो गए। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।